जो पूरी दुनिया की लगभग 27% अर्थव्यवस्था को अकेले कंट्रोल करता हो। आई मीन ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर हाउस। हाँ, और फिर उसके ठीक 300 साल बाद वही देश सिर्फ 3% पर सिमट जाए। एग्जैक्टली भूखमरी, महामारी और अराजकता से जूझ रहा हो। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्थिक उलटफेर था। सही कहा। तो आज हमारा मिशन इसी 300 साल के सफर को डीकोड करना है। हमारे पास ना आज एक बहुत ही फैसिनेटिंग सोर्स मटेरियल का स्टॉक है। जी, जिसमें काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। राइट। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्री ब्रिटिश इंडिया की शिक्षा प्रणाली पर धर्मपाल जी की एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, और शशि थरूर की किताब इंग्लोरियस एम्पायर का विश्लेषण भी है हमारे पास। और ISID यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पिछले 75 सालों के आर्थिक सफर की एक रिपोर्ट। ये सारे सोर्सेज मिलकर एक बहुत क्लियर पिक्चर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये डिक्लाइन आखिर हुआ कैसे और क्या हम सच में आजादी के बाद इस नुकसान की भरपाई कर पाए हैं? देखिए, इस सफर को समझने के लिए ना सबसे पहले उस नैरेटिव को तोड़ना होगा कि ब्रिटिश आए, उन्होंने हम पर हमला किया और रातों रात सब कुछ लूट लिया। राइट, क्योंकि एक 27% ग्लोबल GDP शेयर वाली इकोनॉमी को हाँ, उसको कोई बाहरी ताकत अचानक से नहीं हरा सकती। उसके गिरने की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो मतलब अंदरूनी बिखराव पहले शुरू हुआ था। बिल्कुल। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो 1707 एक बहुत क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत होती है। उसके बाद तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, है ना? सही कहा। वहां से एक लंबा बिखराव शुरू हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि इस डिक्लाइन के कोर कॉजेस को लेकर इतिहासकारों में ना एक बड़ी डिबेट है। वेट, 1707 के बाद जो सक्सेशन की वॉर्स हुई, मतलब जहां औरंगजेब के बेटों के बीच लड़ाइयां हुई, क्या सिर्फ वो एक वजह थी? नहीं, वही तो डिबेट है। क्योंकि सदियों से किंग्स मरते आए हैं और सिविल वॉर्स होती आई हैं। इस बार ऐसा क्या अलग था जिसने पूरे स्ट्रक्चर को ही गिरा दिया? यही सबसे अहम सवाल है। हमारे सोर्सेज में दो मेजर विचारधाराएं सामने आती हैं और हमें बिना किसी पक्ष को चुने दोनों को देखना होगा, क्योंकि दोनों के लॉजिक बहुत सॉलिड है। ओके, तो पहली विचारधारा क्या कहती है? एक तरफ रिनाउंड हिस्टोरियन इरफान हबीब का विश्लेषण है। उनका मानना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फेलियर नहीं था, बल्कि एक डीप अग्रेरियन क्राइसिस था, यानी कृषि संकट। कृषि संकट मतलब खेती और किसानों से जुड़ा हुआ इशू। हाँ, सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका था कि दरबार का बड़ा खर्चा चलाने के लिए लगातार लगान बढ़ाया जा रहा था। ओह, तो टैक्स बर्डन किसानों पर डाल दिया गया। एग्जैक्टली। जमींदारों और किसानों के बीच की खाई इतनी बड़ी हो चुकी थी कि किसानों का बेहिसाब शोषण शुरू हो गया था। फिर तो किसानों ने रिवोल्ट किया होगा। बिल्कुल। जब किसान जमीन छोड़कर भागने लगे या ओपन रिवोल्ट करने लगे तो पूरा टैक्स कलेक्शन कोलैप्स कर गया और बिना एग्रीकल्चरल सरप्लस के कोई भी अजीम एम्पायर सस्टेन नहीं हो सकता। राइट, एक तरह से फाउंडेशन ही धंसने लगी थी। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दूसरी तरफ विलियम डैलरिम्पल और कुछ अन्य विद्वानों का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग है। उनका फोकस औरंगजेब की स्पेसिफिक पॉलिसीज पर है, जैसे उनकी धार्मिक नीतियां। हाँ, उनके मुताबिक औरंगजेब की सख्त धार्मिक नीतियों ने उनके अनलॉयल एलाइज को दूर कर दिया, जो पहले एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत थे। अच्छा। जैसे राजपूत। अच्छा, तो इंटरनल अलायंसेस टूट गए थे। वही, और उसके ऊपर डेक्कन रीजन में लड़े गए 25 साल के लंबे और खर्चीले युद्ध। 25 साल तक लगातार युद्ध। उसने तो ट्रेजरी खाली कर दी होगी। वही हुआ। 1/4 सदी तक लगातार वॉर फंड करने ने खजाने को इफेक्टिवली जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया था। मिलिट्री ओवरस्ट्रेच की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल खोखली हो गई थी। तो एक तरफ अग्रेरियन कोलैप्स और दूसरी तरफ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ओवररीच। दोनों ही सिचुएशंस में पैसा और लॉयल्टी खत्म हो रही थी। इसमें नादिर शाह का आक्रमण, हाँ, वो एक मैसिव ब्लो था उस साम्राज्य के लिए। मतलब जो थोड़ा बहुत सेंट्रल रिजर्व बचा था वो भी इस हमले में चला गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली को न सिर्फ लूटा, बल्कि अपने साथ मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर हीरा और करीब 700 मिलियन रुपए की दौलत ले गया। 700 मिलियन रुपए, वो भी उस जमाने में। उस दौर में 700 मिलियन का इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या रहा होगा, यह तो दिमाग घुमा देने वाला नंबर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नादिर शाह के हमले ने इसेंशियली एम्पायर का सेंट्रल बैंक एम्प्टी कर दिया था। सेंट्रल बैंक ही खाली हो गया।
हाँ, जब एक सेंट्रल अथॉरिटी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो अपनी सेना को सैलरी नहीं दे सकती, और जब सेना को सैलरी नहीं मिलती तो सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। राइट, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल। उस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को और स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्लियर सिग्नल दे दिया कि भारत का सेंट्रल डिफेंस मैकेनिज्म अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक तरह से अनार्की आ गई थी। हाँ, एक अराजकता का दौर शुरू हो चुका था। मुझे ना ये पूरा सिनेरियो एक मॉडर्न कॉर्पोरेट डिजास्टर की तरह लग रहा है। आई मीन, एक एनालॉजी देता हूँ। बताइए, क्या एनालॉजी है? इमेजिन कीजिए एक मैसिव मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका सीईओ गुजर जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में लड़ने लगे और कंपनी प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाए। हाँ, और फिर रीजनल ब्रांचेस का क्या होगा? वही, ऐसे में जो रीजनल मैनेजर्स हैं, जो यहाँ पर अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो बोलते हैं कि हम अपनी अलग रीजनल कंपनी बनाएंगे। सही बात है, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे फ्रैक्चर्ड मार्केट में किसी भी बाहरी राइवल के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन छोटी रीजनल कंपनीज को एक एक करके खरीदना या हराना कितना आसान हो जाता है। इस एनालॉजी को थोड़ा और पुश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि वो रीजनल मैनेजर्स ना सिर्फ अपनी कंपनी चला रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को हराने के लिए उस बाहरी राइवल कंपनी की प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर कर रहे हैं। ओ वाओ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद हायर कर रहे थे। हाँ, और उन्हें पैसे और जमीन भी दे रहे थे। यही तो हुआ था। ब्रिटिश ने प्लासे और बक्सर के युद्ध सिर्फ अपने मिलिट्री सुपीरियोरिटी से थोड़ी जीते थे। उन्होंने इस इंटरनल एनार्की का पूरा फायदा उठाया होगा। एग्जैक्टली, लोकल रिसोर्सेज, लोकल मैन पावर और लोकल फंड्स को यूज करके ही उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इस स्लो हॉस्टाइल टेकओवर का फाइनल एंड हमने 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर के रंगून एग्जाइल में देखा। तो ये तो हो गया उस पॉलिटिकल बिखराव और टेक ओवर का मैकेनिज्म। लेकिन टेक ओवर के बाद का जो फेज है, उसके बारे में आमतौर पे एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। आप सिविलाइजिंग मिशन वाले नैरेटिव की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ब्रिटिश जब यहाँ आए तो आखिर उन्होंने क्या देखा। यही माना जाता है ना कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था जिसे सभ्य बनाने की जरूरत थी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे हमारे सोर्सेस पूरी तरह तोड़ते हैं। राइट। धर्मपाल की रिपोर्ट और विलियम एडम के डॉक्यूमेंट्स इस पूरे सिविलाइजिंग मिशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि सिविलाइजिंग मिशन का आइडिया इन हिस्टोरिकल डेटा के सामने पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है। डेटा क्या कहता है एग्जैक्टली? धर्मपाल जी की रिपोर्ट उस दौर के ब्रिटिश कलेक्टर्स के खुद के रिकॉर्ड्स पर आधारित है। 1830 के दशक का डेटा बताता है कि सिर्फ बंगाल और बिहार में ही 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल्स थे। वेट, सिर्फ बंगाल और बिहार में 1 लाख स्कूल्स? बिल्कुल। और थरूर की किताब भी बताती है कि उस वक्त का बैंकिंग सिस्टम कितना एडवांस था। हाँ, मैंने पढ़ा, उसमें हुंडीज यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जिक्र है। सही पकड़ा आपने। हुंडीज के थ्रू बिना फिजिकल मनी मूव किए गुजरात से लेकर बंगाल तक मैसिव ट्रेड चलता था। एक असभ्य देश ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे चला सकता है? यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम तो ब्रिटिश लोग ही लाए थे। पर धर्मपाल जी की रिपोर्ट में मद्रास प्रेसिडेंसी का जो डेटा है, उसने सच में मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी के एनरोलमेंट नंबर्स, राइट? हाँ, आमतौर पर यह माना जाता है कि प्री ब्रिटिश सोसाइटी में एजुकेशन पर एक्सक्लूसिवली अपर क्लास या ब्राह्मण्स का मोनोपोली था। लेकिन ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में शूद्रा और अन्य जातियों के बच्चों की संख्या स्कूल्स में सबसे ज्यादा थी। कुछ इलाकों में तो ये नंबर्स 70 से 84% तक थे। एग्जैक्टली। उस दौर में भारत की शिक्षा प्रणाली इंग्लैंड की आम शिक्षा प्रणाली से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव और वाइड स्प्रेड थी। तो अचानक ये सब गायब कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें इन इंडिजिनस स्कूल्स की फंडिंग को देखना होगा। ये स्कूल्स किसी मॉडर्न एनजीओ या चैरिटी से नहीं चलते थे। तो पैसे कहाँ से आते थे इनके पास? प्री ब्रिटिश दौर में गांव की रेवेन्यू और क्रॉप प्रोडक्शन का एक हिस्सा डायरेक्टली लोकल लेवल पर इन टीचर्स और पाठशालाओं को एलोकेट किया जाता था। अच्छा, यानी गांव अपना स्कूल खुद फंड करता था? बिल्कुल। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेंट्रल टैक्स पॉलिसीज लागू की तो उन्होंने उस लोकल रेवेन्यू स्ट्रीम को सीधे काट दिया। सारा लगान सेंट्रल ट्रेजरी में जाने लगा। ओह, तो जब गांव के पास अपना पैसा ही नहीं बचा तो स्कूल कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। ब्रिटिश ने फिजिकल बिल्डिंग्स को आग नहीं लगाई। उन्होंने एजुकेशन की स्वदेशी प्रणाली को इकोनॉमिकली ऐसे बर्बाद किया कि वो अपने आप कोलैप्स हो गई। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो दुनिया का 23-24% हिस्सा थी,
उसे ऐसे स्टाफ किया गया, और जब इंटेलेक्चुअल कैपिटल डिस्ट्रॉय होता है तो इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना और आसान हो जाता है ना। सही बात है। शिक्षा प्रणाली बर्बाद हुई तो उद्योगों पर भी तो असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए चलिए ब्रिटिश राज के सबसे बड़े तोहफे यानी इंडियन रेलवेज का उदाहरण लेते हैं। ईटी इंफ्रा की रिपोर्ट में जो स्कैन एक्सप्लेन किया गया है वो शॉकिंग है। हाँ, ईटी इंफ्रा की रिपोर्ट ये साफ करती है कि रेलवेज भारत को जोड़ने के लिए नहीं बनी थी। तो इसका असल पर्पस क्या था? इसका प्राइमरी पर्पस किसानों का कच्चा माल जैसे रुई और कोयला इंटीरियर एरिया से बंदरगाहों यानी पोर्ट्स तक पहुंचाना था और वहां से ब्रिटिश फैक्ट्रीज का महंगा माल भारत के गांव तक लाना था। एक तरह से वन वे वेल्थ एक्सट्रैक्शन का टूल था। लेकिन उसमें वो गारंटीड रिटर्न स्कैम क्या था? ये सबसे बड़ा आर्थिक शोषण था। ब्रिटिश प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट करने के लिए एनुअली 5% रिटर्न गारंटी दिया गया। चाहे ट्रेन खाली चले या घाटे में जाए। हाँ, रिस्क जीरो था। उन्हें मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। और वो मुनाफा कहाँ से आ रहा था? आम हिंदुस्तानी टैक्स देकर उसकी भरपाई कर रहा था। ये तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन लगता है मुझे। ये वही बात हो गई कि हमारी मेहनत की कमाई दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स को सब्सिडाइज कर रही थी। बिल्कुल। और रेलवे से जुड़ा एक और वाकया है जो ईटी इंफ्रा रिपोर्ट हाईलाइट करती है। 1862 में हाँ। जमालपुर और अजमेर की रेलवे वर्कशॉप्स का सेटअप। हाँ, वहां से इंजन्स रिपेयर होने शुरू हुए थे। रिपेयरिंग से शुरुआत हुई, लेकिन 1878 तक आते आते वहां के भारतीय मैकेनिक्स इतने काबिल हो गए कि उन्होंने खुद अपने लोकोमोटिव इंजन्स बनाने शुरू कर दिए। इंडिजिनस इंजन्स ब्रिटिश इंजन्स के कंपैरिजन में वो कैसे थे? वो ब्रिटिश इंपोर्टेड इंजन से बेहतर भी थे और सस्ते भी, और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा ड्यूरेबल थे। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर भारतीय मैकेनिक्स इतने अच्छे इंजन्स बना रहे थे तो ब्रिटिश सरकार को तो खुश होना चाहिए था ना कि उन्हें सस्ता इक्विपमेंट मिल रहा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर फ्री मार्केट होता तो खुश होते, लेकिन उन्हें अपने होम कंट्री की फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्थिक शोषण का नया तरीका निकाला। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें भारतीय वर्कशॉप्स पर इंजन्स बनाने पर रोक लगा दी गई। पूरा बैन लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सस्ता और अच्छा बना रहे थे। हाँ, सिर्फ रिपेयरिंग अलाउ की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ दशकों में 14,400 इंजन्स इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी को अपनी सस्ती और बढ़िया गाड़ी बनाने से कानून बनाकर रोक दें, फिर उन्हें अपनी महंगी गाड़ी बेचें और उस गाड़ी को लाने का किराया भी उन्हीं से वसूलें। सही पकड़ा आपने। और इस चीज को इकोनॉमिक टर्म में डीस्किलिंग कहते हैं, यानी सोचे समझे ढंग से हुनर छीनने का काम। आजादी आते आते भारत इंजन बनाना भूल चुका था। हम पूरी तरह निर्भर हो गए थे। वाओ! एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, एजुकेशन सिस्टम को भूखा मारना, गारंटीड रिटर्न वाले स्कैम्स और डीस्किलिंग, इन सब के जरिए हम 1947 में उस स्टेज पर पहुंचे जहां 87% वाली अर्थव्यवस्था सिर्फ 3% पर सिमट चुकी थी। और लोग भूखमरी और बेहद गरीबी का शिकार थे। अब सवाल यह है कि पिछले 75 सालों में इस टूटे हुए देश ने खुद को कैसे बनाया? द सेंचुरी ऑफ रीबिल्डिंग कैसा रहा? आईएसआईडी की रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? आईएसआईडी की रिपोर्ट बताती है कि कामयाबी सच में बहुत बड़ी है। हमने प्रैक्टिकली जीरो से शुरुआत की थी। 1990 से 2013 के बीच लगभग 17 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी से बाहर निकाला गया है। 17 करोड़ लोग? ये तो एक पूरे देश की आबादी के बराबर है। बिल्कुल। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आयु, जो आज़ादी के वक्त सिर्फ 40 साल के आसपास थी, वो आज बढ़कर 70 साल हो गई है। आज हमारा देश सॉफ्टवेयर और फार्मा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ इतनी मैसिव ग्रोथ दिख रही है, पर दूसरी तरफ जब हम अपने आसपास देखते हैं तो चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं ना? हाँ, आईएसआईडी रिपोर्ट की डार्क रियलिटी यही है कि चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आज भी देश की 86% वर्कफोर्स इनफॉर्मल यानी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जहां कोई जॉब सिक्योरिटी या फिक्स मिनिमम वेज नहीं होती। सही बात है। देश की वेल्थ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, पर उसमें नए रोजगार नहीं बन रहे। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ। और इसका नतीजा हमें अमीरी गरीबी की खाई में साफ दिखता है। मैंने रिपोर्ट में देखा कि टॉप 1% आबादी के पास देश की 42.5% दौलत है, और उसके मुकाबले निचली 50% आबादी के पास सिर्फ 2.8% हिस्सा बचा है। वेल्थ इनइक्वालिटी अपने पीक पर है। पर ऐसा क्यों हुआ?
हमने गरीबी तो कम की, पर इतनी इनइक्वालिटी कैसे आ गई? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में एक स्टेप मिस हो गया था। अगर आप बाकी डेवलप्ड एशियन कंट्रीज को देखें तो उन्होंने खेती से लोगों को निकालकर पहले मैन्युफैक्चरिंग यानी उद्योग में लगाया। कारखाने बनाए जहां सबको काम मिल सके। बिल्कुल। पर हमने कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और बीपीओ में छलांग लगा दी। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रैक्टिकली भूल ही दिया। ओह, तो मतलब हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाने की जगह सीधा पेंट हाउस बना दिया। एकदम सही एनालॉजी है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का सिर्फ 15% है। अब आईटी सेक्टर में हाई ग्रोथ तो है, पर वहां मास एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। वहां सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक रोजगार की चुनौती कैसे हल होगी? क्योंकि फैक्ट्री बनेगी तभी तो हजारों लोगों को एक साथ काम मिलेगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के वक्त का। रोजगार चाहिए तो उद्योग बढ़ाने होंगे। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए, तो आज हमने देखा कि कैसे एक अनाथ हुए और आपस में लड़े मुगल साम्राज्य के बिखराव का फायदा उठाकर ब्रिटिश ने एक बेहद पढ़े लिखे और अमीर देश को कंगाल किया। हाँ, और किस तरह उन्होंने एक सोचे समझे प्लान के तहत हमारा हुनर छीना। राइट। जमालपुर के इंजन वर्कशॉप्स का बंद होना और डी स्किलिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। फिर आजादी के बाद इस टूटी हुई अर्थव्यवस्था को जोड़कर आगे बढ़ने का सफर, जिसमें आज भी रोजगार और बराबरी के नए पहाड़ चढ़ने बाकी हैं। ये सफर इतना आसान नहीं था। श्रोताओं के लिए ये चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज हम अपने देश में गरीबी, असमानता और रोजगार की जिन चुनौतियों को देखते हैं, वो सिर्फ आज की समस्या नहीं है, बल्कि सदियों के बिखराव और शोषण का लंबा नतीजा है। सही कहा। और इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक काउंटर फैक्चुअल थॉट रखना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रेलवे इंजन्स बनाने पर रोक ना लगाई होती तो क्या होता? क्या होता? हमारे इंडिजिनस डिजाइन्स और बेहतर होते। बिल्कुल। अगर हमारे मैकेनिक्स को काम करने दिया जाता तो क्या भारत 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक नया और शक्तिशाली केंद्र नहीं बन जाता? ओह वाओ! सोचो, हमारी फैक्ट्रीज खुद ट्रेन इंजन्स और शायद कार्स भी एक्सपोर्ट कर रही होती। हाँ, अगर हमारा स्वदेशी उद्योग ऐसे ही बढ़ता रहता तो शायद आज विश्व की आर्थिक स्थिति और सुपर पावर्स का नशा बिल्कुल अलग होता। सच में, एक लेजिस्लेशन या कानून ने हमारा पूरा ट्रेजेक्टरी बदल दिया। अगर वो बैन ना होता तो आज शायद मैन्युफैक्चरिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत होती और हमें एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आईटी लीप फ्रॉग ना करना पड़ता। इस सिलसिले में श्रोता खुद सोचें और खोज करें। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी हिस्ट्री को दोबारा देखने पर मजबूर कर देता है। आज की इस डीपली इंसाइटफुल चर्चा में सिर्फ इतना ही।